नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन की श्रृंखला हमारी चल रही थी। अब लगभग जितने महान व्यक्तित्व हुए उन सभी को मैंने परीक्षा की दृष्टि से कवर कर लिया है और धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के समाप्त होते हैं। आज हम आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आए हैं, जिसका नाम है नेशनल मूवमेंट। साथियों, कौन सी ऐसी परीक्षा होगी जिसमें नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन ना आते हों। नेशनल मूवमेंट सबसे बाद की हमारी हकीकत है, इतिहास की सबसे बाद की ये सच्चाई है। एक एक तारीख, महीना और सन बिल्कुल ऑथेंटिक है इसमें, और ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट पोर्शन माना जाता है। तो इसे हमें बड़ी सावधानी से कवर करना है। तो देखिए, नेशनल मूवमेंट तो एक तरीके से शुरू कर ही रहे, लेकिन नेशनल आज का जो ये वीडियो है इसको नेशनल मूवमेंट कहने के बजाय इसको आधुनिक भारत का इतिहास ज़्यादा कहेंगे। दरअसल आधुनिक भारत के इतिहास में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है भारत के गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में मतलब हुई उपलब्धियां, भारत में हुए सुधार। तो ये चीज़ पूछी जाती है परीक्षा में। और एक हमारा 25 साल का एक तजुर्बा है सिविल सेवा में बैठने का, तो उसमें जब उस पेपर का एनालिसिस किया जाता है तो उसमें एक ये चीज़ सामने आती है कि एक क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस स्तर के पूछ रहा है। तो देखिए, भारत के गवर्नर जनरल, उनके कार्यकाल और उनके कार्यकाल में हुई उपलब्धियां आज के हमारे इस वीडियो के शीर्षक हैं साथियों। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो इसलिए नेशनल मूवमेंट चूँकि 1885 से शुरू होता है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो अगले टॉपिक में 1885 से ही हम उठाएंगे। लेकिन ये चूँकि इतना आधुनिक भारत का इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि इसमें जो भारत की पूरी कल्चर, पूरी तस्वीर इसमें बदल जाती है। 200 बरस तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे शासन किया और उनके शासन का हमारे देश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि ये चिरकाल तक ये बना रहेगा। तो साथियों, आज देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल और 200 बरस तक के गवर्नर जनरल के शासन किस प्रकार के रहे, उनकी खास उपलब्धियां क्या रही, आज के इस वीडियो के शीर्षक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो दिल थाम के बैठिए और जो प्रतियोगी छात्र हैं वो अपनी कलम और कापी हाथ में ले लें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे मुंह से निकले उसे तुरंत नोट करें। और जो सामान्य व्यक्ति हैं और ऐसे भी लोगों को हम शामिल कर रहे हैं जो हवा में बातें करते हैं, वो भी हमारे वीडियो देखें, ताकि उनको देश का वास्तविक इतिहास और वास्तविक सच्चाई और एक ऑथेंटिक ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके और हवा में बातें करना बंद कर दें। तो साथियों देखिए, एक छोटा सा द्वीपीय देश जिसको ब्रिटेन कहते हैं, जो चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, उस छोटे से द्वीपीय देश जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, वहाँ की एक व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 में रॉयल चार्टर प्राप्त किया। 31 दिसंबर 1600 में रॉयल चार्टर व्यापार करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में प्राप्त किया, और 300 बरस यानी 3 शताब्दियों के भीतर ही ये ब्रिटेन का जो शासन है ये एक व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर के दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गया। जी हाँ साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश, जिसने 50 से भी ज़्यादा देशों पर शासन किया, भारत भी उसका एक उपनिवेश था, और जिसके विषय में एक कहावत चरित्रार्थ है कि सूर्य वास्तव में ब्रिटेन में ही जाके अस्त होता है, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने ये दिखा दिया, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करके ये दिखा दिया कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो भारत भी साथियों इसका उपनिवेश रहा है,
और भारत पर ब्रिटेन ने शासन गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से किया है। तो आइए जानते हैं गवर्नर जनरल के पद में कब कब बदलाव हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मित्रों, आप ये जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई और बंगाल की राजनीतिक शक्ति जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई और इसका सफल नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और रॉबर्ट क्लाइव 1757 के बाद बंगाल के गवर्नर बने। देखिए यहाँ शब्दों पे गौर करिएगा। रॉबर्ट क्लाइव भारत में गवर्नर का पद, गवर्नर नामक शब्द भारत में आया तो बंगाल के प्रथम गवर्नर बने कौन? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए ध्यान देना, बंगाल के गवर्नर। इसके बाद 1773 का जो एक्ट आया है ब्रिटेन से बन करके, उसमें 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर का पद बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। और दो अन्य जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियां थीं, बंबई और मद्रास, वहां के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये 1773 के एक्ट में किया गया। देखिए साथियों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि पहला जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर उसे कहा गया, वो रॉबर्ट क्लाइव था। 1773 के एक्ट में गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, जनरल शब्द उसमें जोड़ा गया। और जनरल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि दो प्रेसिडेंसियां जो थीं, मद्रास और बंबई, उनके गवर्नर्स को इसके अधीन किया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए साथियों, ये 1773 से जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था वो 1833 के एक्ट आने तक ये चलता रहा। 1833 के एक्ट आने तक चलता रहा। 1833 का जब एक्ट आया तो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके उसमें कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल अब केवल, चूंकि शासन जो ब्रिटेन का शासन था वो केवल बंगाल तक सीमित नहीं रह गया था, पूरे लगभग भारत के काफ़ी बड़े हिस्से को अंग्रेज़ों ने जीत लिया था 1833 तक। तो अब यहाँ पर शब्द में परिवर्तन किया गया। तो यहाँ क्या कहा गया? उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 के एक्ट में ये व्यवस्था की गई। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। अब ये गवर्नर जनरल हम पढ़ा रहे हैं तो इसी पर कब कब इनके क्या क्या नाम में परिवर्तन किए गए, इसलिए किस एक्ट में क्या प्रावधान था, तो मैं ये बताते हुए आगे बढ़ूँगा। इसके बाद 1858, आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को बड़ी मुश्किल से दबाया जा सका। इसको विद्रोह को अंग्रेजी हुकूमत ने दबा दिया और दबाने के बाद में लेकिन इससे सबक भी लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी बदनाम हो चुकी थी। इससे सबक लेते हुए ब्रिटेन की महारानी ने भारत की पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली, पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। और ये प्योर सरकारी, अब वो कहीं अर्ध सरकारी या कंपनी का शासन या मैनेजमेंट का कोई वास्ता नहीं रह गया, ये अब प्योर सरकारी शासन हो गया। कंपनी ने, महारानी ने, ब्रिटेन की महारानी ने भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली और 1858 के भारत शासन अधिनियम में। और जब वहाँ से जो प्रथम, अब देखिए भारत का गवर्नर जनरल उसे नहीं कहा जाएगा, अब ब्रिटेन की महारानी के द्वारा प्रतिनिधि यहाँ पे नियुक्त होने के लिए आ रहा है, जिसे हम वायसराय कहेंगे। तो 1858 के एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और सीधे डायरेक्ट प्योर सरकारी पद महारानी के द्वारा नियुक्त किया हुआ प्रतिनिधि भारत पे शासन करेगा और जिसको वायसराय कहा जाएगा। तो साथियों 1858 के एक्ट से फिर जो भी शासक आए वो वायसराय के रूप में जाने गए और ये व्यवस्था मतलब अंत तक चलती रही, 1947 तक चलती रही। तो साथियों भारत में ब्रिटेन ने जो शासन किया है
वो गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से अपना नियंत्रण स्थापित किया है। तो आइए साथियों, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से गवर्नर जनरल रहे और उनके समय में क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रहीं। आइए जानते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। 1773 के एक्ट में जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नर जनरल यानी जनरल शब्द जोड़ दिया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो प्रथम है वो वारेन हेस्टिंग्स है, और वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो 1773 से लेकर के 1785 तक का माना जाता है। अब इनके कार्यकाल में क्या क्या खास बातें रहीं, अब देखिए यहाँ से 1773 का एक्ट जो है, जो ब्रिटेन से बनकर आया है, पहली बार भारत में कानून के शासन की स्थापना होने जा रही है। अब कानून के हिसाब से कानून का शासन स्थापित होने जा रहा है, तो ये पहला अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और जनरल शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो इसके अधीन कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के, वारेन हेस्टिंग्स के। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल मैंने बता दिया। अब देखिए इनके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां हैं। सबसे पहली उपलब्धि ये है कि भारत में कानून के शासन की स्थापना की शुरुआत हो गई। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इनके उसमें आया, और इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में आया, यानी भारत शासन अधिनियम, ये दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद इनके शासन काल में 1774 में रोहिला युद्ध हुआ, रोहिला युद्ध का सामना करना पड़ा, और 1775 से लेकर के 1722 तक जो है प्रथम मराठा युद्ध हुआ, और इस मराठा युद्ध में सालवाई की संधि जो है प्रसिद्ध संधि है, सालवाई की संधि। तो सालवाई की संधि किसके शासनकाल में हुई? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई, शासनकाल में हुई साथियों। अब देखिए यहाँ पर कलकत्ते में एक मदरसे की स्थापना भी की गई, और जो सबसे बड़ी बात है कि भारत में बंगाल में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये जो कार्यकाल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वारेन हेस्टिंग्स का। और 1780 से 84 के बीच में दूसरा मैसूर युद्ध जो है वो भी इनके कार्यकाल में हुआ। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। तो सबसे जो मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, भारत में पहली बार कानून का शासन स्थापित किया गया, 1773 का एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वो इनके शासनकाल में आया, सालवाई की संधि इनके शासनकाल में हुई। अब देखिए अगला जो हमारा जो गवर्नर जनरल है बंगाल का वो कौन सा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत कारनामे लेकर के आए हैं ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। साथियों इनके कार्यकाल की बहुत महान उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली जो सबसे महान उपलब्धि है वो भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का इनको जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा, और जिसको नागरिक सेवा कहते हैं, आज उसको सिविल सेवा कहते हैं, और पुलिस व्यवस्था, इसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये भारत में इसके संस्थापक थे ये। और थानों में दरोगा की भर्ती वो जो आज भी चली आ रही है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा का पद स्थापित किया था थानों के लिए। तो अब देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की स्थापना भी भारत में जो की गई वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। और तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, तीसरा मैसूर युद्ध। एक कॉर्नवालिस कोड, इतने ज़्यादा कार्य किए गए कि एक कॉर्नवालिस कोड, एक जो कानून की एक संहिता एक बनाई गई। चूँकि न्यायालय भी इन्होंने गठित किए, फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय जो बने, और इनको भारत में भ्रमण न्यायालय स्थापित करने का इनको श्रेय प्राप्त है।
भ्रमण न्यायालय, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भ्रमण न्यायालय स्थापित करने का भारत में श्रेय इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। घूम घूम करके जगह जगह जा करके खुद चल करके न्यायाधीश जो है वो न्याय करेंगे, सरकारी न्यायाधीश। तो भ्रमण न्यायालय। अब देखिए, जो सबसे बड़ा इनके जीवन का कारनामा था राजस्व से संबंधित भूमि कर, लैंड टैक्स, तो वो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्ती। स्थायी बंदोबस्ती के विषय में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। अभी इस वीडियो में इतना समय नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी कवर करना है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था इन्होंने 22 मार्च 1793 को ये की। बहुत फेमस ये व्यवस्था है। इसमें जिम्मेदारी प्रथा की शुरुआत हुई। हालांकि जिम्मेदार तो बहुत पहले भी थे हमारे देश में, लेकिन एक नई किस्म की जिम्मेदारी की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। और अब साथियों आते हैं, अब बीच में थोड़ा सा इसमें आपको गैपिंग मिलेगी। वो जो बीच में गवर्नर जनरल आ रहे हैं तो उनका विशेष कोई योगदान नहीं। अब सीधे हम लॉर्ड वेलेज़ली पे चलते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली देखिए, आ गए, बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं। अब कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड वेलेज़ली का आगमन हो रहा है। इनका कार्यकाल है 1798 से 1805। 1798 से 1805 इनका कार्यकाल है। और इनके कार्यकाल में जो सबसे ये चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो अपना राजनीतिक विस्तार कर रही है, ऐसी संधियां कर रही है जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक सत्ता है उसका विस्तार हो, तो इनके जीवन में सहायक संधि जुड़ी हुई है। तो सहायक संधि किसने की? लॉर्ड वेलेज़ली ने की, भारतीय रियासतों के साथ, भारतीय राजाओं के और नवाबों के साथ की। तो ये सहायक संधि बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसको भी हम एक ही वीडियो में शामिल करेंगे, स्थायी बंदोबस्ती और सहायक संधि। अभी इतना समय नहीं है साथियों। तो सहायक संधि 1798 में सहायक संधि हुई, लॉर्ड वेलेज़ली ने की। और इसमें बहुत से देसी रियासतों ने ये सहायक संधि को स्वीकार किया। और इसके बाद सिविल सेवकों को, जो सिविल सेवक थे, नागरिक सेवक थे, उनको प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ते में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। लॉर्ड वेलेज़ली के शासनकाल में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। अब देखिए, लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1807 से लेकर के 1813 तक का माना जाता है। और 1809 में इनके ही शासनकाल में लॉर्ड मिंटो के महाराजा रणजीत सिंह से अंग्रेज़ों के बीच और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 में संधि हुई, जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है। और इस संधि की मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति था वो चार्ल्स मेटकाफ था। चार्ल्स मेटकाफ था। और 1813 का भारत शासन अधिनियम वो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में आया, 1813 का एक्ट। अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो 1813 से 1823 तक का माना जाता है। अब इनके कार्यकाल की क्या खास उपलब्धियां हैं, आइए ज़रा देख लेते हैं। इनके कार्यकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ, यानी अंग्रेज़ों से और नेपाल के राजा से युद्ध हुआ। और ये युद्ध कई वर्षों तक चला। अंत में 1816 में सुगौली की संधि हुई। एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात जो परिणाम स्वरूप जो है वो सुगौली की संधि। अगर सुगौली की संधि आता है किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई, 1816 में हुई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वो तीसरा मराठा युद्ध भी 1817 से 19 तक चला, इनके कार्यकाल में हुआ। और इसी में मराठा जो परिसंघ था वो उसका विघटन हो गया। तीसरा मराठा युद्ध जो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में हुआ और उसमें मराठा परिसंघ का विघटन हो गया। और अगला है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था, इनके कार्यकाल में जो भूमि कर व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो उसकी स्थापना 1820 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई, यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अब देखिए इनकी ये उपलब्धियाँ थी। अब आगे जो भारत के जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड, एक बहुत बड़ा नाम आता है। अभी उस बड़े नाम के पहले एक छोटा नाम ले लेते हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक रहे। इनके जीवन की एक ही उपलब्धि जुड़ी हुई है जो खास है, वो प्रथम बर्मा युद्ध।
प्रथम बर्मा युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ। इसके बाद जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा भारत पे जिसको बहुत सम्मान की नज़र से गवर्नर जनरल को देखा जाता है, जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इनका कार्यकाल जो है वो 1828 से लेकर के 1835 तक का माना जाता है। साथियों, ये बहुत ही उदार चित्त और बहुत ही महान और बहुत ही कर्मठ और भारत में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उस पर कानून बनाने वाले व्यक्ति ये थे, और इनकी बड़ी उदार नीतियाँ थीं, तो इनको बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आइए देखते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या भारत में सुधार किए गए। सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और उनके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का 1829 में कानून बना करके अंत कर दिया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत में इनके ज़माने में ठग और डाकू और लुटेरे बहुत थे, और इतने बड़े बड़े ठग और डाकू थे कि उनके संगठित गिरोह होते थे और वो लोगों को लूट लेते थे और उनको जान से मार देते थे, गला काट देते थे, और देवी देवताओं का उनको गला काट के चढ़ा देते थे, और उनका धन संपत्ति सब लूट लेते थे। बड़ा आतंक था उनका। तो इन्होंने मतलब इनके कार्यकाल में ठगी प्रथा का भी इन्होंने कानून बना करके अंत कर दिया, और तमाम डाकुओं को मतलब फांसी दे दी, और करीब 1700-1800 डाकुओं को इन्होंने पकड़ करके फांसी पे मतलब लटका दिया। और एक सेनापति थे स्लीमैन, उनको इस काम में लगाया इन्होंने, और तमाम डाकू पकड़े गए और डाकुओं का कानून बना करके इन्होंने अंत कर दिया। तो ठगी प्रथा का अंत कर दिया। इसके बाद एक भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार है और भारत के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसके लिए एक सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन किया गया, और उस सार्वजनिक शिक्षा समिति में जो जाना माना नाम आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले को उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन करने वाले और अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, और वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आए थे, और उनको सार्वजनिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था साथियों। तो उनको नियुक्त किया गया था। तो ये बलि प्रथा जो थी और जो बलि दी जाती थी वो भी इनके शासनकाल में उस पर कानून तो नहीं बन सका, लेकिन वो दब गई बहुत समय के लिए। तो ये साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक के कुछ महत्वपूर्ण कारनामे थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, और यहीं से अगले वीडियो में हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद से ही मतलब उठाएंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।